डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्योंकि एक डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है और प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है, इसलिए इफेक्ट है। ये देखिए यहां पर देने 380 थे लेकिन हम 422 दे रहे हैं, तो ज्यादा रुपए दे रहे हैं ना, तो डिस्काउंट हो गया लॉस। और यहां पे देखिए देने 380 थे, हम कम दे रहे हैं, देखो 376 ही दे रहे हैं, तो कम दे रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट, उसी को तो प्रीमियम बोलते हैं। एक में हम कम पैसा दे रहे हैं सामने वाले को, एक में हम थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं। जब ज्यादा दे रहे हैं तो लॉस हो रहा है, कम दे रहे हैं तो फायदा हो रहा है। ओके, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, समपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसको लोन की जरूरत है। इसको क्या जरूरत है बेटा? लोन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। ये एक बैंक के पास जाती है, मान लेते हैं ये बैंक है एक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उससे बोलती है कि मुझे लोन दे दो। तो बैंक ऐसे ही लोन थोड़ी दे देती है। बैंक क्या बोलेगी? कुछ गिरवी रखो, प्लेस करो। तो इसने बोला चलो ठीक है, मैं मेरी प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रख देता हूं। तो बैंक ने, इसने, कंपनी ने क्या किया? कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। प्रॉपर्टी गिरवी मतलब उसके कागज गिरवी रख दिए। पर इसको जितना लोन चाहिए था उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रखे वो थोड़े कम पड़ रहे थे। बैंक बोल रही नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा, कुछ और रखो। अब ये कंपनी बोल रही भाई साहब मेरे पास और तो कुछ है नहीं। बैंक बोल रही है नहीं, कुछ और रखना पड़ेगा, तभी मैं आपको जो है लोन दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तो उस केस में एक और सॉल्यूशन आता है। वो क्या है कि कंपनी बोल रही है कि ऐसा करो, मेरे पास और तो कुछ है नहीं लेकिन कुछ डिबेंचर्स पड़े हैं जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ डिबेंचर्स पड़े हैं जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं। ओके, हाँ। तो इस कंपनी ने क्या किया? ऐसे डिबेंचर इसको दे दिए जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं, वो डिबेंचर इसको दे दिए कि ये लो डिबेंचर। ये टोटल 10,000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर है 100 रुपए का। ये क्या है? डिबेंचर्स, और इस पे इंटरेस्ट रेट है मान लेते हैं 8%। ये डिबेंचर्स अपने पास में रख लो, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रख लो, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, सहायक प्रतिभूति के रूप में रख लो। अगर मैं डिफॉल्ट करूं, कंपनी बोल रही है, अगर मैं पेमेंट में आपका लोन का वापस रीपेमेंट करने में मैं अगर डिफॉल्ट करूं तो आप मेरी ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। इसमें भी अगर आपकी रिकवरी नहीं हो तो ये जो डिबेंचर पड़े हैं जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं, मैं आपको पावर देता हूं या पावर देती हूं कि आप इसको मेरे नाम से आगे इशू कर देंगे, क्योंकि ये मेरे डिबेंचर है मार्केट में, और फिर मार्केट से पैसा उठाकर अपना लोन का सेटलमेंट कर लेना, कुछ बच जाए तो दे देना। तो डिबेंचर रखे गए हैं सहायक प्रतिभूति के रूप में, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ताकि लोन लिया जा सके। लेकिन अगर ऐसी डिफॉल्ट की बात हो ही नहीं, तो मान लेते हैं ये कंपनी जो है टाइम पे लोन का पेमेंट कर दे, तो ये जो प्रॉपर्टी रखी है वो भी वापस आ जाएगी, और ये जो डिबेंचर रखे हुए हैं जो इशू नहीं हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तो ये डिबेंचर इशू होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि कंपनी लोन का रीपेमेंट कर पाती है या नहीं। लोन का रीपेमेंट टाइम टू टाइम कर देती है तो ये डिबेंचर अनइशू रह जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अगर डिफॉल्ट हुआ तो फिर ये बैंक इस डिबेंचर को इशू करके
डिबेंचर्स को इशू करके अपने लोन का रीपेमेंट करवा लेगी। यही है कहानी डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो समझ में तो आ गया ये क्या है। अब आते हैं हम इसकी अकाउंटिंग पर। एक बार थम्स अप आप भेज सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर issued as collateral securities। जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू किए गए हैं उसकी अकाउंटिंग। अब इसकी अकाउंटिंग के जो मेथड्स है वो देखना, लेकिन मेथड समझाने से, हाँ मेथड समझा देता हूं। चलो, इसके मेथड है दो। फर्स्ट, नाम ही अच्छा है इसका, फर्स्ट मेथड, प्रथम विधि, और सेकंड मेथड यानी कि द्वितीय विधि। नाम ही यही है, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड के अंदर लोन लेने की एंट्री तो होगी। लोन लेने पर वो एंट्री होगी, वो क्या होगी, जैसे हमारे पास लोन आएगा, हमारे किसकी बुक्स में कर रहे हैं, कंपनी की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा टू बैंक लोन। बैंक लोन को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लायबिलिटी है। मान लेते हैं हमने लोन जो लिया है वो फॉर एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए का लिया है, तो ये लोन लेने की एंट्री तो होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बट डिबेंचर को जो इशू कर रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी की, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि हम डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं, बैंक के पास प्लेस कर रहे हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। यही फर्स्ट मेथड है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बट एंट्री नहीं होगी, लेकिन उसको हमें बैलेंस शीट में शो करना होगा। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो देखिए, एंट्री नहीं होगी बट शो इन बैलेंस शीट। इसीलिए मैं कह रहा था कल कि आप बैलेंस शीट वाला लेक्चर देख के आना अच्छे से, तो ये समझ में आएगा। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, वही है चीज। तो देखिए बताता हूं यहां कैसे शो करेंगे। आपको सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना होगा। अब पूरा आपको फॉर्मेट नहीं बनाना है, इतना बना लेना है कि ये चीज समझ में आ जाए। और बैलेंस शीट अब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बनती है। बैलेंस शीट इसमें एक कॉलम और बनता है, वो बनता है नोट का, नोट नंबर। पर्टिकुलर, नोट नंबर और रुपीस। अब बैलेंस शीट में देखा जाए तो सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इस तरीके से आता है, और एक आता है इधर एसेट्स। एसेट्स में फिर आपको बताइए करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये सारी एसेट्स आती है। हाँ भाई, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर भी बहुत सारे हेड आते हैं, लेकिन हमको इसको कहाँ शो करना है मैं वो बताता हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे हेड आते हैं, इसमें शेयर होल्डर फंड आता है, उसमें फिर शेयर कैपिटल, वो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस वो आता है सब, और यहाँ पर आता है एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर यहाँ आता है थर्ड नंबर पे नॉन करंट लायबिलिटी,
उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हमें इसमें दिखाना होता है। लेकिन इसमें दिखाने के लिए हमको जैसे ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगी, फिर बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर और पॉइंट आते हैं। फिर यहां पर एक और आता है क्या, करंट लायबिलिटी, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती है। लेकिन हमको ये यहाँ इसको पूरा फिल नहीं करना है, हमारे पास शेयर कैपिटल वगैरह ये नहीं है, हमको तो सिर्फ इसको कहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लेकिन कैसे दिखाना है तो उसका नोट बना देते हैं, नोट नंबर 1। शो करना है, बैलेंस शीट को मिलाना नहीं है। बैलेंस शीट को मैच कराने में और उसको उसमें कोई डेटा शो कराने में काफ़ी फर्क होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए नोट बना देते हैं, नोट मान लेते हैं 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर हम लिखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन कितना है, हमने लिया 10 लाख का, ओके। और इसके ब्रैकेट में यहां लिखना है बैंक लोन, बैंक लोन, आप बोलो थोड़ा बड़ा करो उसको ताकि आपको दिखे, हाँ, बैंक लोन सिक्योर्ड बाय, जो भी डिबेंचर है 8%, 10%, 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मान लेते हैं 8% वाले डिबेंचर रख रहा हूं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, बस, है ना। मान लेते हैं कितने डिबेंचर है कि भाई 10,000 डिबेंचर है, तो 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बस। वो जो यहां मान लेते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां पर 10,000 ना करके जो डिबेंचर हम रख रहे हैं, मान लेते हैं अपन रख रहे हैं 6,000 डिबेंचर, ठीक है, हम रख रहे हैं 6,000, तो 6,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो कितने हो गए, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख के डिबेंचर हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख रहे हैं, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं कर रहे हम, बस यहां की टोटल जो बैंक लोन है उसकी टोटल हो जाएगी, वो कितनी है, 10 लाख, और ये 10 लाख जो है यहां आ जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर 10 लाख। तो इस तरीके से जो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में रखे जाते हैं, बट उसकी अगर कोई फर्स्ट मेथड यूज करे तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, फर्स्ट मेथड में कोई एंट्री नहीं होती, केवल लोन लेने की एंट्री होती है। डिबेंचर जो हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं वो कितने हैं, मैं यहां पर बता देता हूं आपको, वो है 6,000, 8% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच। इसको कहीं शो नहीं करना है, इसको केवल उस नोट के अंदर शो करना है। ये देखिए यहां पर बैलेंस शीट में कहीं नहीं, ना इसकी कोई एंट्री होगी, सिर्फ यहां पर शो करना है कि ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनता है वहां शो करना है कि ये जो लोन लिया है इसके बदले में हमने 6,000 8% डिबेंचर 100 ईच वाले कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं। आया, तो ये तो था अगर डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखे लेकिन उसकी हम कोई जनरल एंट्री ना करें। अब है सेकंड मेथड, यहां पे सेकंड मेथड में क्या होगा, हम जनरल एंट्री करेंगे, बिल्कुल ये सेकंड मेथड के अंदर हम क्या होगा, जनरल एंट्री करेंगे, लोन लेने की भी और जो डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रख रहे हैं उसकी भी। कैसे, तो देखिए ये देखिए, सबसे पहले लोन लेने पर वो तो बिल्कुल सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, मान लेते हैं 10 लाख का लोन लिया, सेकेंड एंट्री किसकी, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी,
लेकिन इसकी एंट्री कैसे करेंगे, डिबेंचर तो इशू हुए ही नहीं, लेकिन फिर भी हम मान लेंगे कि डिबेंचर इशू हो गए, तो हम यहाँ लिख देंगे टू 8% डिबेंचर। कितने डिबेंचर, मैंने जैसा आपको बताया 6000 डिबेंचर 8% वाले एट द रेट 100 ईच हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रख रहे हैं। तो टू 8% डिबेंचर्स कितने हो गए, 6 लाख। तो लायबिलिटी तो जनरेट कर दी, लेकिन हम हाथों हाथ इस लायबिलिटी को खत्म कर देंगे और वो हम डाल देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि अभी सस्पेंस ही तो है। आप समझ के देखिए, ये डिबेंचर 6 लाख के इशू होंगे या नहीं होंगे, ये अभी सस्पेंस ही तो है। तो एक बार इशू कर दिए, फिर हाथों हाथ उसको सस्पेंस में डाल दिया कि भैया इशू होंगे नहीं होंगे पता नहीं। उसके बाद इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे इस बार देखना आप, मैं यहां बना लेता हूं बैलेंस शीट। तो देखिएगा, अब मैं वो सारे हेड नहीं लिखूंगा, वो तो आपको समझाने के लिए था। मैं अब सीधा एक ही हेड लिखूंगा। कौन सा, देखना आप, आपको भी वही लिखना है सीधा। कौन सा हेड, नंबर 3, यहां लिख दो बैलेंस शीट, नोट नंबर रुपीज। 3rd वाला हेड कौन सा सीधा लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। उसके अंदर ए नंबर कौन सा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। हमको यही तो चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोविंग में अमाउंट कितना आएगा, वो नोट नंबर फर्स्ट का जो बैलेंस होगा वो। अब नोट नंबर फर्स्ट का बैलेंस, आइए नोट बना देते हैं यहां पर नीचे, यहां बना देता हूं मैं नोट, नोट नंबर फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अब यहां देखिए, इसमें आएगा सबसे पहले बैंक लोन। बैंक लोन कितना, 10 लाख रुपए का। हाँ, इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे जरूर, सिक्योर्ड बाय 8% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन इसके साथ साथ हम नीचे यहां लिखेंगे कि 8% डिबेंचर्स जो है, हाँ वो कितने हैं, वो है 6000 एट द रेट 100, तो हो गए 6 लाख के। वो हम अंदर लिखेंगे एक बार 6 लाख रुपए, यहां नहीं लिखा था हमने, देखो यहां तो सिर्फ ऊपर लिख दिया था बस ब्रैकेट में। और हाथों हाथ हम यहाँ लेस भी कर देंगे, हम कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस नाम से लेस। एक बार लायबिलिटी जनरेट करी, हाथों हाथ लायबिलिटी को खत्म कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस नाम से लेस कर देंगे 6 लाख। तो बाहर कितना आएगा, 0। लायबिलिटी आई और गई, क्योंकि अभी तक डिबेंचर इशू नहीं हुए हैं, तो लायबिलिटी काय की। अब आप इसकी टोटल करोगे तो कितना आएगा, 10 लाख। और वो 10 लाख आपको कहां दिखाने, यहां पर बस। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, केवल अकाउंटिंग है और शो करने का तरीका है। बैलेंस शीट के अंदर अगर डिबेंचर इशू किए जाते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, डिबेंचर इशू किए जाते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, ये दोनों आपके सामने, ये देखो, ठीक है, बताइए।